अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन हो रही थी डिसीजन मेकिंग सिनेरियो पे, और कल हमने दो सिनेरियोज पे गालबन बात की थी। एक मेक और बाय आउटसोर्सिंग डिसीजन, और दूसरा लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन। तो इन दोनों रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन हमने क्लास में परफॉर्म की। तो एनी क्वेश्चन, कोई इशू जो क्लास में हमने एक्टिविटीज़ की उन पे। इलस्ट्रेशन 12 आपको होम असाइनमेंट में दी गई थी। तो इलस्ट्रेशन 12 से कोई मसला मसाइल? जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे, इलस्ट्रेशन 12 में आपको चैलेंज आया? इलस्ट्रेशन 12 वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। ये बेसिकली प्राइसिंग डिसीजन पे सवाल था, और आप इसमें क्वेश्चन कर रही हैं डिपार्टमेंट 1 की लेबर। अभी देख लेते हैं जी, इलस्ट्रेशन 12 आपको जो असाइनमेंट में दी गई, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग डिसीजन का सवाल था, जिसपे हम चैप्टर 10 में डिटेल गपशप कर चुके हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी एक थोड़ी सी रिवीजन एक्टिविटी गिवन थी। डिपार्टमेंट हैज स्पेयर लेबर कैपेसिटी। स्पेयर लेबर कैपेसिटी की टर्म बेटा जब भी यूज़ की जाती है वो परमानेंट लेबर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है। याद है ना आपको, सवाल था हमारा, इज लेबर परमानेंट और टेम्पररी? परमानेंट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, स्पेयर लेबर आवर्स अवेलेबल और नॉट। ठीक है, तो स्पेयर लेबर आवर्स की टर्म जो है वो परमानेंट लेबर के कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, यही मसला था बस जी। कोई और सवाल किसी बच्चे के ज़हन में जी? डिपार्टमेंट टू की बता दें। डिपार्टमेंट टू जनाब 2000 घंटे 20 रुपये के हिसाब से 40,000। डिपार्टमेंट टू लेबर इज करंटली फुली यूटिलाइज। माजिद कुड गेट द मैन टू वर्क ओवर टाइम टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट पेड एट अ टाइम एंड हाफ, और they could divert the labor from the production of other units that currently average 6 contribution rupees 6 contribution। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एज सच देखें तो मेरी समझ के मुताबिक ये टेम्परेरी बनती है, क्योंकि हमें पर आवर हमें रेट दिया गया है और कहा गया है कि भाई वो फुल काम कर रहे हैं अभी, और उनसे ओवर टाइम करवाया जा सकता है, लेकिन चाहें तो डाइवर्ट भी करवा लें। तो मुझे लगता है इसको आप टेम्परेरी लेके चलें तो ठीक है, मुनासिब है। टेम्परेरी वर्कर लें, उसके बाद भी कॉस्ट ऑफ हायरिंग आपकी बनेगी इनकी 20 का 1.5। कॉस्ट ऑफ हायरिंग बनेगी 20 इंटू 1.5 30, और कॉस्ट ऑफ डाइवर्जन बनेगी 20 प्लस 6 26। इनमें से जो लोअर है आप उसके साथ चलेंगे जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल जी कल के लेक्चर से? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो डिसीजन मेकिंग टूल है दैट इज शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उनमें से कोई एक प्रोडक्ट आपकी लॉस मेकिंग है। सो कंपनी में लाइक टू कंसिडर कि क्यों ना लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए। हर लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को बंद नहीं किया जाएगा। देयर इज अ रूल हाउ टू मेक सच डिसीजन। तो वो डिसीजन लेने के लिए जो रूल है वो जनाब ये है। हम शट डाउन डिसीजन के लिए दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। कौन सी दो वैल्यूज? एक बेनिफिट ऑफ शट डाउन, उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट ऑफ शट डाउन के साथ। बेनिफिट शट डाउन में क्या चीजें आती हैं? फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ शट डाउन, मतलब अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, और इसको कंपेयर करना है कंट्रीब्यूशन फोरगोन से। हम अगर जिस प्रोडक्ट को बंद करने की बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को बंद करेंगे, फिक्स कॉस्ट क्या अवॉइड होगी, और प्रोडक्ट बंद करेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन हम कमा रहे थे ऑलरेडी उससे वो बंद हो जाएगा ना, तो ये बेनिफिट फोरगोन हो जाएगा। तो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है। शटडाउन का फायदा क्या है, शटडाउन का नुकसान क्या है? देन रूल इज वेरी सिंपल। अगर फायदा ज्यादा है तो शटडाउन कर दो, अगर नुकसान ज्यादा है तो शटडाउन नहीं करना। ठीक है, दिस वेरी सिंपल रूल।
आपको इसी तरह इनको बेटा याद करना पड़ेगा। बेनिफिट ऑफ शटडाउन में फिक्स कॉस्ट सेविंग आ जाती है, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट आ जाती है, और कॉस्ट ऑफ शटडाउन में कंट्रीब्यूशन फोरगोन आ जाता है। इन दो वैल्यू को कंपेयर करके आप फैसला करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसकी एप्लीकेशन के लिए इलस्ट्रेशन 13, ये डाटा तो बहुत बड़ा है बट इलस्ट्रेशन ये ऐसे होने वाली है। मुझे लगता है स्क्रीन पे ही हम यहीं पे हल कर लेंगे, हमें बोर्ड यूज भी नहीं करना पड़ेगा। तो सवाल क्या है? एनालाइज द अबव इंफॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर एनी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट। कोई प्रोडक्ट हमें मार्केट से विड्रॉ कर लेनी चाहिए। 4 प्रोडक्ट्स की कहानी है जी, A, B, C एंड D। और इसमें एक बात नोट कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस हर प्रोडक्ट का बना हुआ है। 2 प्रोडक्ट्स तो हैं ही प्रॉफिट में, इनको तो भूल जाओ, इनमें तो हमने फैसला करना ही नहीं है। मसला किसका है? जो 2 लॉस में है। हमें बी और डी में से फैसला करना है, क्या इनमें से किसी को बंद करना है। ठीक है, जो तो प्रोडक्ट प्रॉफिट में है उसके बारे में तो हमने नहीं सोचना ना भाई, बंद करने की तो बात उसके बारे में सोची जाती है। जो प्रोडक्ट लॉस में है, तो लॉस में 2 प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में हमें सोचना है, इनके साथ क्या सलूक करना है। लेट्स रीड द डाटा, फिर बात करते हैं। हाशिम लिमिटेड मेक्स 4 प्रोडक्ट्स ABCD। द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज फॉलोज। वो डाटा आ गया सारा जी। कॉस्ट क्या हैं, सेल्स क्या हैं, कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोडक्ट B and D are expected to give losses. Company is thinking to discontinue these. In the above budget, directly attributable fixed costs are cash expenditure that are directly attributable to individual product. ये जुमला मैंने आपको पहले भी शायद बोला था, ये इलस्ट्रेशन है, इसलिए जुमला लिख दिया जाता है। अदरवाइज ये आपको मतलब पता होना चाहिए। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, दैट इज अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। और जो एब्जॉर्ब शेयर ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड है, ये एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, ये अवॉइडेबल नहीं होते। ये उसने लिखा हुआ, दीज कॉस्ट वुड बी सेव्ड इफ द ऑपरेशन टू मेक देम वर डिसकंटिन्यूड। ये चीज़ें जो मैंने हाईलाइट कर दी, एग्जाम क्वेश्चन में ये अवेलेबल नहीं होती, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अच्छा जी, अब हमें चेक क्या करना है? हमने क्या असूल पढ़ा है? कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर लो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट से। बी का कंट्रीब्यूशन किधर है जी, और इसकी अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या? 500। अब देखो, अगर आप बी बनाना बंद करोगे तो ये फिक्स कॉस्ट बच जाएगी और ये कंट्रीब्यूशन चला जाएगा। ये सेविंग है, ये कॉस्ट है, तो सेविंग आपकी ज्यादा है। इसका मतलब बी बंद करने में फायदा है। ठीक है, डी पे आइए। डी में ये कंट्रीब्यूशन, ये अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है। बंद करोगे ये कॉस्ट, ये इनकम बन जाएगी आपकी, और ये 700 रुपया डूब जाएगा। 600 रुपये कमाने के लिए 700 रुपये गंवाना पड़ेगा। क्या ये वाइज डिसीजन है? नो। डी शट डाउन नहीं करना। हमारे लिए फैसला क्या है? सिर्फ बी शट डाउन करो, क्योंकि बी में 300 गंवा के, 300 का कंट्रीब्यूशन फोरगो करके आप 500 रुपए की बचत ले सकते हो। 300 का कंट्रीब्यूशन फोरगो करके 500 की बचत ले सकते हो, तो नेट तो 200 का फायदा है ना कंपनी को। तो ओनली बी शुड बी शट डाउन। असूल पता है तो हम यहीं से फैसला करके बता सकते हैं। ओनली बी शुड बी शट डाउन। Any question? Illustration 14. रिक्वायरमेंट है, शुड प्लांट बी शट डाउन फॉर 1 ईयर। क्या प्लांट को 1 साल के लिए बंद कर दिया जाए? अच्छा, ये कहानी क्या है जी, देखते हैं। अरीब लिमिटेड एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर्स 30,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए इन अ ईयर at its normal production capacity. The selling price is 100. The variable cost and fixed cost per unit at this level are 35 and 8 respectively. Due to trade depression, it is expected that only 3,000 units of A would be sold in the coming year. However, after that, company expects to regain the sale volume at existing level. Thus, management plans to shut down the plant.
If the plant is shut down, the fixed cost will be 66,000 during the next year. Additional cost associated with the plant shutdown is expected to be 24,000. Should plant be shut down for the next year? अच्छा जी, नॉर्मली हम 30,000 रूटीन में बेचते हैं, लेकिन डिप्रेशन आ गया मार्केट में, जिसकी वजह से डिमांड हमारी प्रोडक्ट की कम होगी और हमें लग रहा है अगले साल हम सिर्फ 3,000 बेच पाएंगे। अगले साल के बाद हालात फिर ठीक हो जाएंगे, दोबारा सेल नॉर्मल पे आ जाएगी। मसला है सिर्फ एक साल का, जिसमें हमारी सेल 3,000 होने वाली है। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या हमें एक साल के लिए प्लांट को बंद कर देना चाहिए? असूल हमारा फिर वही रहेगा, शटडाउन डिसीजन है। हम एक साल का कंट्रीब्यूशन फोरगोन लेंगे और एक साल की फिक्स कॉस्ट सेविंग लेंगे कि अगर हम एक साल प्लांट बंद करते हैं, हमारी एक साल की अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या, हम एक साल में कितनी फिक्स कॉस्ट बचा पाएंगे, उसको कंपेयर करना है एक साल के कंट्रीब्यूशन के साथ। कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एक साथ फिर पढ़ लीजिए, फिर हम ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। इस डाटा को पढ़िए, ये चीज जहन में रखते हुए कि असूल क्या है, कंट्रीब्यूशन फोरगोन वर्सेस अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, इन दो वैल्यूज को कैलकुलेट करके कंपेयर करना है। अगले साल हमने 3,000 यूनिट्स बेचने हैं। अगर हम प्लांट बंद करेंगे तो हम 3,000 यूनिट्स नहीं बेच पाएंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हमारा, और 3,000 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर है जी कौन सा हमारा, ये 14, इलस्ट्रेशन 14। हमने कहा जी हमें कंट्रीब्यूशन फोरगोन को कंपेयर करना है फिक्स कॉस्ट सेविंग के साथ, और हम देखेंगे नेट कॉस्ट है या नेट सेविंग है, उसके ऊपर फैसला करेंगे। कंट्रीब्यूशन फोरगोन हमारी कॉस्ट बनेगी और ये फिक्स कॉस्ट सेविंग हमारी इनकम होगी। नेट देखेंगे क्या बचता है। कंट्रीब्यूशन फोरगोन आपने मुझे बताया कि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 100 - 35 है और यूनिट्स आपके 3,000 हैं। तो अगर आप फैक्ट्री बंद करते हो एक साल के लिए, तो दिस इज द कंट्रीब्यूशन दैट यू आर गोइंग टू फोरगो। ऐसे ही ये कंट्रीब्यूशन आप नहीं कमा पाओगे। कितना है? 1,95,000। ये है कंट्रीब्यूशन जो अगले साल आपने कमाना है, बंद करने की सूरत में नहीं कमा पाओगे। फिक्स कॉस्ट सेविंग, अगर आप एक साल के लिए फैक्ट्री बंद करते हो तो आपको कितनी फिक्स्ड कॉस्ट की बचत होगी? अगर मैं फैक्ट्री चलाता रहता हूं तो मेरी करंट फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी? मेरी करंट फिक्स्ड कॉस्ट है कितनी भाई? करंट फिक्स्ड कॉस्ट मेरी है 30,000 यूनिट्स इंटू 8, नॉर्मल प्रोडक्शन इंटू OAR। मेरी करंट फिक्स कॉस्ट है नॉर्मल प्रोडक्शन इंटू OAR 2,40,000। अगर मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा तो क्या सारी की सारी फिक्स कॉस्ट बच जाएगी? फैक्ट्री बंद करने की सूरत में सारी फिक्स कॉस्ट बचेगी? आंसर इज नो। उसने कहा जी इफ प्लांट इज शट डाउन फिक्स कॉस्ट विल बी 66,000। बंद होने के बाद फिक्स कॉस्ट 66,000 रह जाएगी, लेकिन शट डाउन करने पे भी 24,000 का खर्चा आएगा। एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट मेरी क्या है और फिक्स कॉस्ट विद शट डाउन क्या होगी? बाकी बचत आ जाएगी ना भाई। विद शट डाउन मेरी फिक्स कॉस्ट होगी 66,000 जमा 24,000, 90,000। तो भाई अगर मैं फैक्ट्री चलाता रहता हूं 2,40,000, फैक्ट्री बंद करूंगा तो 90,000। सेविंग कितनी आई? 1,50,000। मुझे फिक्स कॉस्ट में बचत आनी है 1,50,000 की,
और मेरा कंट्रीब्यूशन जाएगा 1,95,000 का, नेट तो मुझे आया 45,000 का नुकसान। तो मेरा डिसीजन क्या है? कंटिन्यू, डोंट शट डाउन, कंटिन्यू। असूल बेटा याद रखिए क्या है। सिनेरियो आइडेंटिफाई हो गया, शट डाउन का है। असूल पता होना चाहिए। शट डाउन के केस में कंट्रीब्यूशन, शट डाउन करने से क्या कंट्रीब्यूशन है जो हमने कमाना था अब गंवा देंगे, उसको कंपेयर करेंगे शट डाउन करने से क्या फिक्स कॉस्ट है जो हम बचा लेंगे। असूल को हमने जहन में रखना है, उस असूल के मुताबिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। सिनेरियो आइडेंटिफाई किया, असूल जहन में लेके आए, असूल के मुताबिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, डिसीजन ले लिया। डिसीजन मेकिंग में यही चैलेंज रहता है, या हम सिनेरियो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सिनेरियो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो असूल स्टेप्स हमें याद नहीं होते। तो इस पे तवज्जो करनी है आपने बेटा। मैंने इसलिए आपको कहा है कि जब तक सारे स्टेप्स आपको अच्छी तरह देहनशीन नहीं हो जाते, सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन के बाद स्टेप्स के लिए किताब सामने खोल लिया करें। स्टेप्स किताब से पढ़िए, वन बाय वन उनको पढ़ के अप्लाई कीजिए। आंसर नहीं खोलना भाई, स्टेप्स के लिए किताब खोलनी है, नोट्स खोलने हैं। जैसे शटडाउन डिसीजन का कोई सवाल आपके सामने आएगा, आप ये पेज खोल लेंगे, भाई डिसीजन का असूल ये है, शटडाउन डिसीजन कैसे लिया जाता है, एक वैल्यू ये कैलकुलेट करनी है, एक ये कैलकुलेट करनी है, फिर फैसला करना है। जब भी शटडाउन डिसीजन का सवाल आए, ये पेज सामने खोलिए, इसको यहाँ से पढ़ के अप्लाई कीजिए, जब तक आपको याद नहीं हो जाते हैं सारे स्टेप्स। अच्छा बेटा, आप लोगों का एक लास्ट वीक हुआ था टेस्ट, लास्ट वीक नहीं शायद, उससे पीछे एक टेस्ट हमारा ड्यू है, टेस्ट 7, उसकी डिस्कशन ड्यू है। तो कल बेटा इंशाअल्लाह हम टेस्ट 7 आपका जो हुआ था प्रोसेस कॉस्टिंग का, आई बिलीव प्रोसेस कॉस्टिंग का टेस्ट, उसकी डिस्कशन कल हम इंशाअल्लाह करेंगे। ठीक है, तो उसको ज़रा रिव्यू करके आइएगा, कोई चैलेंज होगा तो आइडेंटिफाई करके आइएगा जी। एनी क्वेश्चन? शटडाउन डिसीजन इलस्ट्रेशन 13-14 हमने डिस्कस किया। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट सिनेरियो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन का। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, ये सिनेरियो नॉर्मली हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में जॉइंट प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग का सिनेरियो, लेकिन नॉर्मली इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग से रिलेटेड जॉइंट प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी आती है। इश्यू हमारे सामने क्या रखा जाता है कि जी जॉइंट प्रोडक्ट से हमारे पास, एक जॉइंट प्रोसेस से हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आई हैं और हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम चाहें तो इन प्रोडक्ट्स को यहीं बेच दें, चाहें तो फर्दर प्रोसेस करके महंगे दामों बेचें। और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए क्या बेहतर है, अभी बेच देना चाहिए या फर्दर प्रोसेस करके हाई वैल्यू पे बेचा जाए। तो इसका रूल बड़ा सिंपल रहता है जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर को कंपेयर कर लो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अर्नड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे आता है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन क्या बताएगा, आप चाहो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 100 रुपए का बेच दो यूनिट, या फर्दर प्रोसेस करके 150 का बेच दो। तो इसका मतलब फर्दर प्रोसेस करने में हमें एडिशनल कितने पैसे आए? 50। और फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट हमें बता दी जाती है, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट से हमें कहा जाता है 30 रुपए है। तो रूल इज वेरी सिंपल, 100 रुपए की चीज थी, 30 रुपए लगा के 150 की बेचनी है, तो हमारा तरीकाकार क्या होगा? बेचने से इजाफी पैसा कितना आया? प्रोसेस से पैसा आया 50, प्रोसेस करने पे खर्चा कितना लगा? 30। 50 वर्सेस 30, क्या डिसीजन है? फर्दर प्रोसेस कर दो। फर्दर प्रोसेसिंग में फायदा है, जब आपके पास बेनिफिट्स ज्यादा हैं आप फर्दर प्रोसेस कर दो, लेकिन अगर आपको कॉस्ट कहता है 60 रुपए लगा के 50 रुपए कमाने हैं, तो आप देखोगे भाई कॉस्ट ज्यादा है, फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। फायदा कंपनी का कहां पे है? रूल इज फर्दर प्रोसेसिंग में इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग विद द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू।
जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट दैट इज पास्ट इररेलेवेंट, क्योंकि प्रोडक्ट्स बन गई उसके बाद फैसला हो रहा है आगे क्या करना है। पीछे जो होना था, जॉइंट कॉस्ट जो लगनी थी वो लग चुकी है, दैट इज पास्ट, दैट इज इररेलेवेंट। बात सिर्फ आगे की है, भाई अभी 100 की बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके 150 की बेचें। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रेलेवेंट है, माजी की कॉस्ट इररेलेवेंट होती है, दैट इज पास्ट कॉस्ट। इसके लिए हमारे पास छोटी सी एक्टिविटीज जनाब 2 अवेलेबल हैं। इलस्ट्रेशन 15 बिल्कुल ही 2 लाइन 1.5 लाइन की एक्टिविटी है जी। शुड इट बी प्रोसेस फर्दर, अ जॉइंट प्रोडक्ट कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 25 रुपए एंड सोल्ड फॉर 50 पर केजी। अल्टरनेटिवली इट कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ फॉर 20। स्प्लिट ऑफ पे 20 का बेचो या फर्दर प्रोसेस करके 50 का बेचो, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या आया? 50 माइनस 20 30, और इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या है? 25। क्योंकि रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है तो डिसीजन इज यस, फर्दर प्रोसेस करो। हमारा डिसीजन है हमें फर्दर प्रोसेस करना चाहिए। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है? फाइनल सेल वैल्यू माइनस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। इस केस में इट इज 30, फर्दर प्रोसेस करके 50 का बिकेगा और अभी भी आप 20 का बेच सकते हो। इसका मतलब फर्दर प्रोसेस करके 30 इजाफी कमा सकते हो। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, इलस्ट्रेशन 16, विच ऑफ द प्रोडक्ट इफ एनी शुड द फर्म प्रोसेस फर्दर। मल्टीपल प्रोडक्ट में से कोई प्रोडक्ट फर्म को फर्दर प्रोसेस करनी चाहिए। लेट्स रीड द क्वेश्चन। फर्म मेक्स 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स डी, ई एंड एफ एट अ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख। जॉइंट कॉस्ट के लगा के 8 लाख 3 प्रोडक्ट बना ली। जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेट। प्रोडक्ट डी एफ आर करंटली प्रोसेस फर्दर। करंटली वो फर्दर प्रोसेस हो रही हैं डी एंड एफ। प्रोडक्ट डी एफ का वेट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट केजीज में कितना है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट डी और एफ की कितनी है और इनकी सेल्स कितनी है? ई तो वैसे ही फर्दर प्रोसेस नहीं हो रही, इसको तो भूल जाएं हम, और जॉइंट कॉस्ट तो पास्ट होती है, इसको भी भूल जाएं हम। An opportunity has arisen to sell 3 products at the split of point for the following value. ई तो हम भूले हुए हैं, उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो डी और एफ की बात कर रहे हैं। उसने कहा जी करंटली आप डी और एफ को फर्दर प्रोसेस करके इतने का बेच रहे हैं। अब एक मौका आया है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इतने का बेच दें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे इतने का आप बेच सकते हैं। क्वेश्चन है क्या हमें डी और एफ में से कोई प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस करनी चाहिए इस ऑप्शन के बाद? क्वेश्चन जिस मर्जी अंदाज से पूछा जाए। क्वेश्चन नॉर्मली जैसे ये पूछा जाता है, भाई हम फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, कि भाई अभी हम यहां तक पहुंच गए हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, आगे जाएं या ना जाएं। ये कह रहा है अब आगे तो जाते हैं, क्या वाकई दोनों में आगे जाते रहना चाहिए या कोई स्प्लिट ऑफ पे भी भेज दें? बात एक ही है, जिस तरह मर्जी सवाल पूछा जाए आपसे, बात एक ही है कि भाई स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कौन सी बेचनी है प्रोडक्ट और फर्दर प्रोसेस करके कौन सी बेचनी है। और असूल हमें पता है, क्या असूल है जी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर वर्सेस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। ठीक है जी, तो जनाब इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग फर्दर वर्सेस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फॉर 2 प्रोडक्ट्स ओनली। 2 प्रोडक्ट्स हैं जी, एक है डी और एक है एफ। फाइनल सेल वैल्यू
लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, यह आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ गया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इसमें से लेस करें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। नेट कॉस्ट है या सेविंग है, इस पे फैसला कर लें जी। फाइनल सेल वैल्यू, हमें डाटा रुपीज इन थाउजेंड में गिवन है, हम रुपीज इन थाउजेंड में सब कुछ ले लेते हैं। फाइनल सेल वैल्यू मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद 1960 और एफ की 1200। सेल वैल्यू स्प्लिट ऑफ 400 320। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1560 880। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1600 और 800। एज अ रिजल्ट यहाँ पे नेट कॉस्ट है 40 की, इधर है 80 का नेट फायदा। तो क्या डिसीजन है हमारा? ओनली एफ शुड बी प्रोसेस्ड फर्दर, मतलब डी को हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देना है, डी को हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच देना है, एफ को फर्दर प्रोसेस करके फिर हमें बेचना है, क्योंकि डी को फर्दर प्रोसेस करने में 40 रुपए का नुकसान हो जाएगा। डी को फर्दर प्रोसेस करने से खर्चा आएगा 1600 का और इजाफी इनकम आएगी 1560। तो 1600 का खर्चा लगा के 1560 इजाफी कमाना, 40 का नेट नुकसान, इसको हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करना। यहां पे 800 लगा के 880 इजाफी कमाना है, नेट 80 का फायदा है, इसको फर्दर प्रोसेस करना है। बनाने हमने दोनों हैं, डी और एफ दोनों बना रहे हैं। फैसला हमसे ये मांगा गया था फर्दर प्रोसेस किसको करना है, तो हमने कहा जी फर्दर प्रोसेस हम सिर्फ करेंगे एफ को, क्योंकि एफ को फर्दर प्रोसेस करने में हमें फायदा है। असूल बेटा चैलेंज मैं फिर कह रहा हूं, बार बार यही रहता है, सिनेरियो आइडेंटिफाई करके असूल रिकॉल करने हैं और असूल अप्लाई करने हैं। क्वेश्चन है फर्दर प्रोसेसिंग का, फर्दर प्रोसेसिंग का असूल आपको याद होना चाहिए। जी बेटा, जब हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जब हम क्रॉस कर रहे हैं, उसमें जो 8 लाख का पोर्शन देते हैं, दैट इज पास्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, प्रोडक्ट बन गई हैं, अब फैसला हो रहा है कि भाई यहीं पे बेच दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। ठीक है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, फिर हमसे पूछा जा रहा है भाई इससे आगे क्या करना है, अभी बेच देना है या मजीद प्रोसेस करके बेचना है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक के जो खर्चे हैं दैट इज पास्ट कॉस्ट, दैट इज इररिलेवेंट। सर मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे देखें डी पे तो 80 का लॉस आ रहा है, वेयर अगर फर्दर प्रोसेस करके बेच रहे हैं तो 40 का हो रहा है, तो लॉस को मिटिगेट। बेटा आपको किसने कहा 80 का लॉस आ रहा है? आपको क्या पता डी पे लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है? हम तो डी का पीएनएल बना ही नहीं रहे भाई। हमने डी का पीएनएल बनाया, डी पे डी की टोटल कॉस्ट क्या आई, जॉइंट में फर्दर प्रोसेसिंग की हमने तो कोई कॉस्टिंग की नहीं, क्योंकि वो हमारा स्कोप ही नहीं है। हमसे तो सवाल क्या पूछा कि हम उस पर फोकस है, आगे जाना है कि नहीं जाना। डी तो हम बना रहे हैं, डी तो हम बना रहे हैं, हमसे बात की जा रही है आगे जाना है कि नहीं जाना। तो भाई डी की कहानी सुनो, आगे जाओगे, आगे जाने में आपका खर्चा लगना है 1600 और इजाफी इनकम आनी है सिर्फ 1560 की।
तो आगे जाने में डी में 40 का नेट नुकसान है। एफ में आगे जाओगे, खर्चा लगना है 800 का, इजाफी इनकम आनी है 880 की। एफ में आगे जाने में फायदा है। पीछे प्रोडक्ट बन चुकी है, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा डी बनाएं या ना बनाएं, एफ बनाएं या ना बनाएं, हमसे ये नहीं पूछा जा रहा। जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर फोकस है, फर्दर प्रोसेसिंग का डिसीजन है। मैं यहीं पे आपको चैलेंज, बार बार जो बता रहा हूं अलर्ट, कि आप लोग डेविएट कर जाते, पिक नहीं कर रहे सिनेरियो को पिक करना है। पूछा क्या उसने, जो पूछा है पहले वो पिक करो, देन यू शुड नो द प्रिंसिपल। ये बड़े लिखे बड़े सीधे सीधे असूल होते हैं। सिनेरियो पिक करोगे, सीधी सीधी बातें हैं, किनको किससे कंपेयर करना है, कोई दाएं बाएं एप्लीकेशन आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सोचोगे तो आप डेविएट हो जाओगे सोल्यूशन से। ठीक है बेटा जी, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल जी? अच्छा, डिसीजन मेकिंग के हमने लगभग, मुझे लगता है सिनेरियोज जो हमारे सिलेबस में आते हैं वो कवर कर ली हैं। अब एक एडिशनल एस्पेक्ट हमारा रह गया है लर्निंग कर्व का। ये लेबर कॉस्टिंग के एरिया में हमने बेसिकली किताब में, आईके की किताब देखोगे ना तो वहाँ पे ये लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ाया गया है। लेकिन मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, लेबर कॉस्टिंग के टॉपिक को, जो कि ओरिजिनली लेबर कॉस्ट से ही रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस इसलिए करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में ही एग्जामिन होता है। इस टॉपिक पे कोई अलग ऐसा सवाल नहीं आता, डिसीजन मेकिंग का एक सवाल बनते हैं जिसमें 3 या 4 नंबर की ये वर्किंग होती है। ठीक है, तो मैं पढ़ा आपको 2 महीने पहले देता, डिसीजन मेकिंग में अब पढ़ा रहा हूँ, सवाल हमने अब करने हैं तो कुछ सेंस नहीं बनती। तो मैंने इसलिए इस टॉपिक को वहाँ से कट करके डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के साथ जोड़ा हुआ है। हम इसको यहाँ पढ़ेंगे, ये हमारी आखिरी डिस्कशन है, आखिरी एक स्किल है जो हम सीखेंगे डिसीजन मेकिंग के बारे में, और उसके बाद हम पास पेपर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ये सब कुछ एक ही स्लाइड पे, नॉलेज पूरा का पूरा एक स्लाइड पे है, और इन एक्टिविटीज़ की मदद से हम इसको रिफाइन करेंगे। ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली, ये एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली, तो आप कहेंगे कि लर्निंग कर्व का 95% नॉलेज पूरा हो गया। 95% नॉलेज इस एक स्लाइड में इन एक्टिविटीज से पूरा हो जाता है। जो बाकी 5% रह जाएगा, या मे भी 5 से भी कम % नॉलेज रह जाता है, वो हम पहला एग्जामिनर क्वेश्चन जब करेंगे ना इसका, तो इंशाअल्लाह उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट लेबर कॉस्ट की डिटर्मिनेशन में हम यूज़ करते हैं, इस पे हम बात करेंगे। अब लर्निंग कर्व की टर्म हमने क्लास में पहले कहीं यूज़ की थी ना, टारगेट कॉस्टिंग, याद है? टारगेट कॉस्टिंग में हमने कहा था, कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं पढ़ते तुम लोग जाके कर, ये देखो हाईलाइट भी किया था ये, बेटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड लर्निंग इफेक्ट ओब्लिक कर्व। और यहाँ मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि जब भी इंसान, ह्यूमन, कोई जॉब रेपिटेटिव नेचर की करता है तो लर्निंग की वजह से एफिशिएंसी आती है, और अगला यूनिट पिछले यूनिट के मुकाबले में कम टाइम में बन जाता है। लर्निंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से आपका अगला यूनिट पिछले यूनिट के मुकाबले में कम टाइम में बनता है। ये है लर्निंग इफेक्ट। अब लर्निंग इफेक्ट का डिसीजन मेकिंग में ताल्लुक कैसे जुड़ता है? ये तकरीबन प्राइसिंग डिसीजन से जाके ही फिर दोबारा लिंक होगी बात, क्योंकि नॉर्मली में प्राइसिंग डिसीजन में ही इस एरिया को टच करने की जरूरत पड़ती है। वो किस लिहाज से? आपके पास कोई कस्टमर आया, उसने कहा जी मुझे ये डाइस 50 बना देना, ये डिज़ाइन है मेरा, नया डिज़ाइन उसने ला के दिया। आपके कंपनी में वो डिज़ाइन नहीं बनता। अक्सर फर्नीचर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, कंपनी, कस्टमर अपना डिज़ाइन लेके आता है कि ये मेरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के मुताबिक मुझे प्रोडक्ट बना के दीजिए। तो हमारी फर्नीचर वर्कशॉप में एक कस्टमर आया, उसने कहा जी मेरा ये डिज़ाइन है, मुझे इस डिज़ाइन के मुताबिक 50 डाइस बना के दें, बल्कि बना के ना दें, कोटेशन दें पहले। अब डिज़ाइन नया है, मैंने अपने, अब मुझे नहीं पता इस डिज़ाइन को, डाइस को बनाने में लेबर का कितना टाइम लगेगा। मैंने लेबर से एक सैंपल तैयार करवाया, उसमें लगे 10 घंटे। लेबर से सैंपल तैयार करवाया, उसने में लगे 10 घंटे एक डेस्क में। मैंने 50 डाइस की कोटेशन देनी है। तो अगर मैं लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं हूँ
तो मैं कहूँगा एक डेस्क पे लगे 10 घंटे, 50 डेस्क पे लगेंगे 50 × 10 500, और मैं इस हिसाब से कोटेशन बना के दे दूंगा। और अगर मैं ऐसी कोटेशन दूंगा कस्टमर को तो चांसेस आर मैं इस कोटेशन की बेसिस पे ऑर्डर हार जाऊंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम फैक्टर जो मैं इग्नोर कर रहा हूं वो लर्निंग कर्व का है। कि भाई पहला डेस्क बनाने में 10 घंटे लगे हैं, दूसरा बनाएगा शायद वर्कर 9:30 में बना देगा, तीसरा बनाएगा शायद 9 में बना देगा, चलते चलते शायद ये 50वां डेस्क में भी 5 घंटे या 6 घंटे में बना रहा होगा। तो मेरे ओवरऑल आवर्स 500 नहीं लगने 50 डेस्क पे, मे भी 50 डेस्क पे आवर 300 लगने हो, 400 लगने हो, मुझे नहीं पता, बट 500 नहीं लगने। तो लर्निंग कर्व इफेक्ट, लर्निंग के इफेक्ट को अपनी कॉस्टिंग में इनकॉर्पोरेट करना, ये है हमारे इस चैप्टर, इस एरिया का स्कोप, कि लेबर की लर्निंग की वजह से, लेबर की एफिशिएंसी की वजह से टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता जाता है जैसे जैसे आप इजाफी प्रोडक्शन करते हैं, और उस टाइम रिडक्शन को कॉस्ट पर यूनिट में कैसे बिल्ट इन किया जाए, ये हमने सीखना है इस एरिया में। ठीक है, उसको कैसे हम बिल्ट इन कर सकते हैं अपने कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर हम लर्निंग इफेक्ट को कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में नहीं डालेंगे तो हमारी कॉस्टिंग ठीक नहीं है। जब हमारी कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो हमारी प्राइसिंग ठीक नहीं है, और जब हमारी प्राइसिंग ठीक नहीं है तो हमारे ऑर्डर्स विन करने की रेशियो गिर जाएगी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो जाएगी। तो हमें कॉस्टिंग अच्छी करनी है। कॉस्टिंग अच्छी करने के लिए जरूरी है कि आप लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को समझिए और उस कॉन्सेप्ट को अपनी कॉस्ट पर यूनिट में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो सीखिए। तो यही हमारा स्कोप है। जैसे मैंने कहा, तकरीबन इन्वेरिएबली हर एग्जाम में ही 4-5 नंबर की कैलकुलेशन लेबर लर्निंग कर्व के ऊपर आ जाती है। कभी एक आध अटेम्प्ट स्किप भी हो जाएगी, लेकिन डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में लर्निंग कर्व रेगुलर टेस्ट होने वाला एक फीचर है। अच्छा, जब लर्निंग इफेक्ट को कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन में लेके जाना, उसके लिए एक बेसिक डेफिनेशन है लर्निंग रेट, हम उसको सीखते हैं। इस कॉन्सेप्ट में एक हमें लर्निंग रेट की डेफिनेशन सीखनी है, और फिर उस डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक फार्मूला डेवलप करना है और फार्मूला की एप्लीकेशन पे बात करनी है। लर्निंग रेट क्या है? एज क्यूमुलेटिव आउटपुट डबल्स, cumulative average time per unit falls to, cumulative average time per unit falls to a fixed percentage known as learning rate of the previous average time। जब प्रोडक्शन डबल होती है तो आपका एवरेज टाइम पिछले एवरेज का एक खास परसेंटेज पे गिरता है। वो जो खास परसेंटेज है उसको लर्निंग रेट कहा जाता है। ये प्रोडक्शन डबल होना और एवरेज रेट पे आना, मैं इसकी कहानी के लिए आपको एक छोटा सा डाटा आपसे शेयर करता हूं। लेट्स अज्यूम आपने प्रोडक्शन की यूनिट्स में और उनका टोटल टाइम कितना है और एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है, ये हम एक डाटा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आपकी कंपनी ने एक यूनिट बनाया, इस पे लगे 100 आवर्स, तो एवरेज टाइम पर यूनिट 100 आवर्स। आपकी कंपनी ने 2 यूनिट बनाए, इन पे टाइम लगा से 180 आवर्स, एवरेज टाइम क्या बना? एवरेज टाइम क्या बना? ये टोटल टाइम है भाई, एवरेज टाइम क्या बना? 90। आपकी कंपनी ने 4 यूनिट्स बनाए, इन पे लगा टाइम 324, एवरेज टाइम क्या बना? 81। अब जरा कॉन्सेप्ट देखिए जो वहां डेफिनेशन लिखी हुई है। एज द प्रोडक्शन डबल्स, average time per unit falls to a fixed percentage of previous average. As the production doubles, average time falls to a fixed percentage of previous average. This is learning rate. इस डाटा में लर्निंग रेट इज 90%। इस डाटा में लर्निंग रेट इज 90%। लर्निंग रेट
एवरेज टाइम पर यूनिट को कंपेयर करके मेजर किया जाता है। लर्निंग रेट एवरेज टाइम पर यूनिट को कंपेयर करके मेजर किया जाता है। क्या जब प्रोडक्शन मेरी डबल होती है तो मेरा एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने परसेंट रहा? मेरी प्रोडक्शन डबल हुई, मेरा एवरेज टाइम 90 हो गया। 90 पिछले एवरेज 100 का कितने हैं? 90%। मेरी प्रोडक्शन डबल हुई, 2 से 4 पे गई, मेरा एवरेज टाइम 81 हो गया। 81 पिछली एवरेज का कितने परसेंट है? 90%। तो इसका मतलब मेरा लर्निंग रेट इस प्रोडक्शन प्रोसेस में 90% है। तो लर्निंग रेट की डेफिनेशन जितना लर्निंग की रिडक्शन, लर्निंग रेट हमें क्या बता रहा है? बेसिकली आपका टाइम कितना कम होता है प्रोडक्शन डबल होने से। जितना टाइम तेजी से कम होगा उतनी तेजी से आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। आपका लर्निंग रेट 80 है, इसका मतलब आपकी कॉस्ट ज्यादा तेजी से कम होगी। आपका लर्निंग रेट 95% है, इसका मतलब आपका टाइम 5% से कम हो रहा है, कॉस्ट 5% से कम हो रही है। लर्निंग रेट 80% है, इसका मतलब आपका टाइम और कॉस्ट 20% से कम हो रही है प्रोडक्शन डबल होने पे। अच्छा जी, इस डेफिनेशन के बाद हमारे पास एक फार्मूला है विच इज y इज इक्वल टू ax रेज़ टू पावर b। ये हमारा फार्मूला है जो कि लर्निंग रेट को लेके लेबर कॉस्ट या लेबर टाइम मेजर करने में हमें हेल्प करता है। इस फार्मूला में y है एवरेज टाइम पर यूनिट व्हेन यू प्रोड्यूस x यूनिट्स। x is the total number of units produced, a is the time required for the first unit, and b is known as the index of learning, which is log of learning rate over log of 2. For example, if learning rate is 80, हम इसको 0.8 फीट करेंगे। अगर लर्निंग रेट आपका 80 है तो आपकी b की वैल्यू निकलेगी log of 0.8 ओवर log of 2। ज़रा निकालिए कैलकुलेटर से। अगर लर्निंग रेट आपको क्वेश्चन 80% बताता है तो आपकी b की वैल्यू क्या आएगी? log of 0.8 over log of 2 माइनस 0.322। 3 डेसिमल तक नॉर्मली हम लर्निंग इंडेक्स को लिखते हैं। अच्छा, अब जरा इस फार्मूले की एप्लीकेशन में उसी डेटा पे करूं। इस फार्मूला में मेरा लर्निंग रेट क्या है? मैं अगर जानना चाहूं कि जब मैं 2 यूनिट्स बना रहा हूं तो मेरा एवरेज टाइम क्या होगा, बल्कि चलें y इज इक्वल टू a x b। मैं जानना चाहता हूं अगर मेरे पहले यूनिट पे 100 आवर्स लगे हैं, अगर मेरे पहले यूनिट पे 100 आवर्स लगे हैं और मैं इन टोटल 2 यूनिट्स बनाऊं तो मेरा 2 यूनिट्स पे एवरेज टाइम पर यूनिट क्या होगा? मुझे अब लर्निंग जो इंडेक्स चाहिए b वो चाहिए log ऑफ 0.9 ओवर log ऑफ 2। ये बताइए क्या है? क्योंकि मेरा लर्निंग रेट 90% है ना। माइनस 0.152 माइनस 0.152 निकालिए यहां से। इट शुड बी 90, इट शुड बी 90। यही चीज मैंने यहां से निकाली थी। अगर लर्निंग रेट 90 है तो एक यूनिट, पहले यूनिट पर अगर 100 लगता है तो 2 यूनिट बनाओगे, एवरेज टाइम 90 होगा। ये y आपको एवरेज टाइम दे रहा है। यहाँ पे कन्फ्यूजन ज़हन में आती है, अक्सर बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, y इज़ नॉट द टाइम टेकन बाय सेकेंड यूनिट। ये दूसरे यूनिट का टाइम नहीं है। देखो जरा यहाँ पे दूसरे यूनिट का टाइम कितना है? एक यूनिट पे 100 लगा, 2 यूनिट पे 80 लगे तो दूसरे पे कितना लगा? तो 80। एक पे 100 लगा, 2 पे 180 लगे तो दूसरे पे 80 लगा। दूसरे यूनिट का टाइम 80 है, लेकिन 2 यूनिट बनाओगे, एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? y एवरेज टाइम पर यूनिट दे रहा है। ये दूसरे यूनिट का टाइम नहीं है। ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। y दूसरे यूनिट का टाइम नहीं है, y एवरेज टाइम पर यूनिट है। जब 2 यूनिट बनाओगे आप, y एवरेज टाइम पर यूनिट है। अगर 4 यूनिट्स बनाओ तो इट शुड बी 81। सॉल्व करके देख लो। 4 यूनिट बनाओ तो y 81 आना चाहिए। वही हमने यहां निकाला हुआ।
अच्छा, अगर तो प्रोडक्शन डबल डबल हो रही है ना, तो फिर मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। मुझे फॉर्मूले की जरूरत कब पेश आती है? जब मेरे पास कस्टमर आएगा और वो कहेगा जी मुझे 15 यूनिट बनाने हैं। अब देखो ना, 4 का 8, 8 का 16, तो 16 पे जाके लर्निंग रेट का फॉर्मूला लगता है। 15 पे एवरेज टाइम क्या होगा वो मुझे नहीं पता। 14 का ऑर्डर आया, 14 पे एवरेज टाइम क्या होगा वो मुझे स्टेबल से पता नहीं लग सकता। मुझे स्टेबल से 8 का एवरेज टाइम पता है, मुझे 4 का पता है, 8 का पता है। इसका 90% कर लो, इसका 90% करो। 81 का 90%, 7, 2.9। मेरी प्रोडक्शन 16 होगी, 72 का 90% करो। तो जैसे देखो जरा, अब मेरे पास कस्टमर आए 16 यूनिट्स का ऑर्डर लेके, तो 16 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा? 65.61 इंटू 16, ये एवरेज टाइम पर यूनिट है ना भाई, इंटू 16 कर दो। मेरे पास कस्टमर आए 8 यूनिट्स का ऑर्डर लेके, 8 यूनिट्स पे कितना टाइम लगेगा? 72.9 इंटू 8, ठीक हो गया। ये टेबल डबल के हिसाब से तो चलता जा रहा है, 16 का 32, 32 का 64 चलता जाएगा। लेकिन मेरे पास कस्टमर आए 10 यूनिट का ऑर्डर लेके, अब उस पर 10 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा वो मुझे यहां से टेबल से नहीं पता लगेगा, वो इस फॉर्मूला से पता लगेगा। 10 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा, डालो भाई। पहले यूनिट पे 16 का है, 10 यूनिट पे कितना टाइम लगेगा अगर लर्निंग रेट 90% है? एवरेज टाइम, 10 यूनिट का एवरेज टाइम क्या होगा पर यूनिट? 70.46, जरा 10 कर दो, लो जी 704.6, 10 यूनिट का टाइम आ गया। 11 यूनिट का निकालना है, इधर 11 कर दो। 18 का निकालना है, इधर 18 कर दो। 18 का एवरेज टाइम निकलेगा, 18 से ज़रब दे दो। 11 करो, 11 का एवरेज टाइम, 11 से ज़रब दो। तो टेबल डेफिनेशन डबल के हिसाब से चलती है, लेकिन फॉर्मूला मुझे किसी भी नंबर के लिए वैल्यू दे देगा। लर्निंग रेट क्या है? प्रोडक्शन डबल होने से एवरेज टाइम पिछले एवरेज का कितने परसेंट रह गया, वो लर्निंग रेट है। प्रोडक्शन 1 से 2 हुई, एवरेज टाइम 100 से 90 रह गया, इसका मतलब 90, 100 का 90% है, हमारा लर्निंग रेट 90% है। प्रोडक्शन डबल हुई, 2 से 4 गई, एवरेज टाइम 90 से 81 हो गया, 81, 90 का 90% है, इसका मतलब लर्निंग रेट 90% है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस में लर्निंग रेट 90% है। हमें क्वेश्चन आएंगे, उसमें लर्निंग रेट हमें बताया जाएगा, अभी आप जो प्रोडक्शन करने जा रहे हो उसमें लर्निंग रेट 90 है, 95 है, 80 है, जो भी है लर्निंग रेट हमें दिया जाएगा। हम उस लर्निंग रेट के हिसाब से कितने यूनिट्स बनाने हैं, उन पे एवरेज टाइम कितना लगेगा आसानी से निकाल लेंगे। जो मैंने कहा था ना भाई, पहले यूनिट पे 10 लगे और लर्निंग को छोड़ दिया मैंने, 50 यूनिट का टाइम मैंने 10 इंटू 50 कर दिया, विच इज रॉन्ग। अब मैं देखूंगा भाई, अगर पहले यूनिट में 10 लगे तो मेरा लर्निंग रेट क्या है। लर्निंग रेट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होगा से 90%। तो भाई पहले यूनिट पे 10 लगे, लर्निंग रेट 90 है, 50 यूनिट्स पे कितना टाइम लगेगा ये जानना है। बाय पहले यूनिट पे 10 घंटे लगे, 50 यूनिट, लर्निंग रेट 90 है, 0.152 जी। एवरेज टाइम पर यूनिट कितना निकला जी? 50, सॉरी, एवरेज टाइम पर यूनिट इज 5.52 कर लो, एवरेज टाइम पर यूनिट 5.52। अब इंटू 50 कर दो, टोटल टाइम 50 यूनिट का 270। लीजिए जी, हमने कहा था पहले पे 10 लगा, तरफ 50 कर दो, 50 पे 500 लगेगा। नहीं भाई, अगर लर्निंग रेट 90% है तो 50 यूनिट बनाने पे टाइम लगेगा 275.8, ठीक है ना, क्योंकि 50 यूनिट पे एवरेज टाइम पर यूनिट 5.52 आएगा। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, लर्निंग की वजह से लेबर टाइम पर यूनिट हर नए यूनिट पे कम लगता जाएगा, एवरेज टाइम 5.2 आएगा, 5.52 आएगा। 5.52 एवरेज टाइम पर यूनिट है। व्हेन यू प्रोड्यूस 50, 50 से ज़रब दे दो, 50 का टोटल टाइम आ गया, एवरेज टाइम पर यूनिट इनटू टोटल यूनिट्स, टोटल टाइम। जी, लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट,
अच्छा जी, बेसिक फार्मूला हमने लर्निंग कर्व का देख लिया। अच्छा जी, लर्निंग कर्व की एक छोटी सी एक्टिविटी, जो फार्मूला हमने सीखा है उसको लेके एक एक्टिविटी 1 है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करते हैं। और इस एक एक्टिविटी में ही लर्निंग कर्व का लगभग आप कह सकते हैं 90% हमारा जो लर्निंग का काम है वो पूरा हो जाएगा। Your company receives an order of a new special component. Engineering division prepares the following standard cost sheet. मटीरियल 100 kg 50 रुपए के हिसाब से पर केजी, लेबर आवर 300 घंटे फॉर द फर्स्ट यूनिट। ये बड़ी अहम चीज़ होती है लर्निंग कर्व के डाटा कैप्चर करने में। फर्स्ट यूनिट पे 300 घंटे लगने हैं, 100 रुपये पर आवर लगता है। Overhead absorption rate है 50% of labor cost and learning curve is expected to be 80%. Part A. What will be the cost of 10 components if company receives an order of 10 units from a single customer? इस प्रोडक्ट के एक कस्टमर से 10 यूनिट्स का ऑर्डर आए तो 10 यूनिट्स की कॉस्ट बताइए। तो भाई 10 यूनिट की कॉस्ट मेजर करने के लिए एक्टिविटी 1 का पार्ट ए था मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये डाटा कैप्चर करेंगे और यहां से कॉस्ट आ जाएगी 10 यूनिट्स की। 10 यूनिट का मटेरियल 100 kg पर यूनिट इंटू 10 यूनिट्स, टोटल केजी हो गया, इंटू प्राइस 50। कितनी बनी जी मटेरियल कॉस्ट 10 यूनिट्स की? 50,000। ये 10 यूनिट्स की मटेरियल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट कितने यूनिट्स की चाहिए जी हमें? 10 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट चाहिए। मुझे अगर एक यूनिट का टाइम मिल जाए इंटू 10 यूनिट का टाइम हो गया इंटू रेट 100, कॉस्ट आ जाएगी। वर्किंग 1, मुझे 10 यूनिट्स बनाने हैं, मुझे एवरेज टाइम पर यूनिट मिल जाए, उसको 10 से ज़रब दे के 10 यूनिट का टाइम बन जाएगा, और 10 यूनिट का टाइम को रेट से ज़रब दें तो 10 यूनिट की कॉस्ट बन जाएगी। मुझे इस फार्मूला की मदद से एवरेज टाइम पर यूनिट चाहिए जब हम 10 यूनिट बनाएं। एवरेज टाइम पर यूनिट जब हम 10 यूनिट बनाएं, एवरेज टाइम पर यूनिट जब हम 10 यूनिट्स बनाएं। टाइम पहले यूनिट पे कितना लगना है? लर्निंग रेट कितना है? 80 का लर्निंग इंडेक्स आपने अभी मुझे बताया था -. लीजिए जी बताइए, एवरेज टाइम पर यूनिट क्या है? सॉरी 143। एवरेज टाइम पर यूनिट जब आप 10 यूनिट बना रहे हैं, एवरेज टाइम पर यूनिट 143 है। 143 यहां पे फीड कीजिए, इंटू 10, ये 10 यूनिट का टाइम हो गया, इंटू 100 कॉस्ट होगी 143,000। और ओवरहेड आपके होते हैं 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट। 143,000 का 50% 71,500। लीजिए जी 10 यूनिट की टोटल कॉस्ट 264,500। ये हमारे पास आ गई 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। ये फर्स्ट लेवल ऑफ बेसिक लर्निंग जो हमने पीछे डिस्कशन यहां पे की थी, उसकी एप्लीकेशन, पहला लेवल ऑफ लर्निंग कर्व का सिंपल केस। दूसरा लेवल ऑफ लर्निंग, पार्ट बी, व्हाट विल बी द लेबर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट 15 यूनिट्स। अगले 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट बताओ। सिर्फ लेबर कॉस्ट की बात हो रही है। अगले 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट बताओ इफ एन अदर कस्टमर अप्रोचेज टू द कंपनी। अच्छा जी, लर्निंग कर्व में लेबर कॉस्ट निकालना, उसी पे हमारा फोकस है। मटेरियल ओवरहेड एक एग्जांपल में डाल दिया, आगे हम इस पे फोकस नहीं कर रहे, हम लेबर कॉस्ट पे फोकस करने जा रहे हैं। लर्निंग कर्व में अब हमें 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट निकालने को कहा गया है, लेकिन ये 15 यूनिट्स कौन से हैं?
क्या पहले 15 यूनिट्स हैं? ये 10 यूनिट्स के बाद अगले 15 यूनिट्स की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बहुत अहम बात होती है लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट में, जब आप लेबर कॉस्ट निकालने जा रहे हो, यूनिट्स कौन से हैं। अब हम जिन 15 यूनिट्स की बात कर रहे हैं वो 11th से 25th तक ये 15 यूनिट्स हैं जिनकी बात हो रही है अब, क्योंकि एक कस्टमर को हमने 10 यूनिट बना के दे दिए हैं, नया कस्टमर आया, वो कहता है जी मुझे 15 यूनिट्स और चाहिए। अब हम देखना चाहते हैं अगले 15 यूनिट्स की लेबर कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, इसका काम करने का तरीका क्या होता है? आप, क्योंकि लर्निंग कर्व का फार्मूला तो चलता जा रहा है ना, इसमें हम काम कैसे करते हैं? हम लेते हैं टोटल लेबर आवर्स फॉर 25 यूनिट्स, इसमें से लेस कर देते हैं टोटल लेबर आवर्स फॉर 10 यूनिट्स, जो कि इससे पहले बन चुके हैं। 25 यूनिट का टोटल टाइम लो, मतलब आखिरी यूनिट को पिक करो, आखिरी यूनिट के हिसाब से टोटल टाइम मेजर कर लो। पहला स्टेप, हमें 15 यूनिट बताए गए हैं, हमने देखने हैं कौन से 15 यूनिट्स हैं ये। तो भाई ये 11वें से 25वें तक के यूनिट्स हैं। हमारी सीरीज का आखिरी यूनिट का टोटल टाइम लो और सीरीज से पहले जितने यूनिट बन चुके हैं उनका टाइम माइनस कर दो। हमारी सीरीज का आखिरी यूनिट 25वां है, 25 यूनिट्स का टोटल टाइम ले लो। हमारी सीरीज से पहले कितने यूनिट बन चुके हैं? 10 यूनिट का टाइम माइनस कर दो, तो वो 11 से 15 तक के, 11 से 25 तक के 15 यूनिट का टाइम आ गया, ऐसे ही। तो भाई टाइम 10 यूनिट्स का तो पहले पार्ट ए में मैं निकाल चुका हूं, 10 यूनिट का टाइम मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। यह आया हुआ ना 10 यूनिट का टाइम, ऐसा ही है। कितना था? 1430। 10 यूनिट का टाइम है 1430। अब जिस तरह 10 यूनिट का टाइम निकाला था, उसी तरह 25 यूनिट का टाइम भी मैं निकालता हूं। मैं यहां पे इसकी वर्किंग बनाता हूं। पहले यूनिट पे लगा 300, 25 यूनिट बनाएंगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट, देखो जरा बोर्ड पे, 25 यूनिट बनाओगे तो एवरेज टाइम पर यूनिट यही है ना, और मुझे 25 यूनिट का टोटल टाइम चाहिए, 25 से ज़रब दे दो, ये एवरेज टाइम पर यूनिट है। जब 25 यूनिट बनाओगे 25 से ज़रब दे दो, 25 यूनिट का टोटल टाइम आ गया। कितना जी? 266। लीजिए जी, माइनस कीजिए, आपको पता लगा 15 यूनिट का टाइम कितना है, 1230। और आपको कॉस्ट चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,23,000। लर्निंग कर्व का लेवल 1 लर्निंग, लर्निंग कर्व का लेवल 2 लर्निंग, जिसमें लेवल 1 लर्निंग क्या है कि हमें पहली लॉट की कॉस्ट निकालने को कहा जाए। लेवल 2 लर्निंग क्या है कि आप प्रोडक्शन पहले ही शुरू कर चुके थे, अब दूसरा तीसरा कस्टमर आ जाए, उसकी कॉस्ट निकालने को हमें कहा जाए। तो पहले कस्टमर की कॉस्ट निकालनी है, वो आपको पार्ट ए में दिखा दिया। दूसरे तीसरे कस्टमर की कॉस्ट निकालनी है, तीसरा का चौथा कस्टमर भी होगा। इसी तरीके से हम करेंगे। हम देखेंगे हमारी प्रोडक्शन सीरीज नंबर में कौन सी है, हमारी प्रोडक्शन किस यूनिट से किस यूनिट तक की है, ठीक है। उसके मुताबिक हमने ये कॉस्ट भी कर ली। इसका थर्ड लेवल ऑफ लर्निंग और उसकी रिवीजन, ये इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। ये लाइट की वजह से हमारा ज़रा 5-7 मिनट जो ज़ाया हो गया, इसके वजह से थर्ड लेवल लर्निंग हमारा रह गया, नहीं तो वो भी आज हमने कवर कर लेना था। तो फ़िलहाल ये जो एक्टिविटीज़ हमने की हैं इन्हीं को रिवाइज़ करना, और इसमें बेटा बल्कि एक असाइनमेंट छोटी सी ले लीजिए। पार्ट ए और बी के लिहाज से फर्दर एक्टिविटी का पार्ट ए और बी, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है। पार्ट ए और बी जो हमने किया है एक्टिविटी में, फर्दर एक्टिविटी में सेम डाटा को लेके पार्ट ए और बी आपने परफॉर्म करना है। पार्ट सी और इसका फर्दर एक्टिविटी का पार्ट सी ये हम क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर आगे लेके चलेंगे। लर्निंग कर्व की डिस्कशन कल हमारी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कल हम 5 पेपर क्वेश्चंस पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट मेरा ख्याल है आप लोगों के नॉलेज में आ चुकी होगी। ईद की छुट्टियां तो आपको पता है संडे टू संडे हैं। और दूसरी बात ये कि कल से आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि कुछ बच्चों ने जो कि शहर से बाहर जाना होता है, तो इसलिए कल से लेक्चर आपको ऑनलाइन अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। क्लासेस चलेंगी हमारी नेक्स्ट 3 डेज, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लासेस हमारी एज पर शेड्यूल चलेंगी।
लेकिन जो बच्चे दूर जाना चाहते हैं, जिनको ट्रैवलिंग में दिक्कत है, उनके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। एक ये अनाउंसमेंट होगी जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑनलाइन लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे। जो बच्चे जाना चाहें, ट्रैवल करना चाहें, कर सकते हैं। और एक तीसरी अनाउंसमेंट कि ईद की छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा छुट्टियों का काम भी होगा, ठीक है। वो तो है ही है ना, वो तो भाई पुराने चीज़ें हैं, हमने आगे भी चले, सिलेबस नहीं कवर करना आपने। आपको पिछली ईद गुजरी, अगली ईद आ रही है, फिर मुहर्रम की छुट्टियां आ रही हैं, फिर कहोगे जी सिलेबस भी आपको अगस्त की 2 तारीख को ख़त्म चाहिए, तो भाई हम मशीनें तो नहीं लगे हुए ना भाई। एक्स्ट्रा क्लास से मेरी कोशिश होती है ना ली जाए। दूसरी ऑप्शन फिर ये है कि इधर ये मेरे दिन में है कि 8 छुट्टियां आ रही हैं, 8 में से 2 या 3 लेक्चर आपको दे दिए जाए, 5 दिन आप करो रिलैक्स, और वो 2-3 लेक्चर भी किसी एक दिन बैठ के आप ले लेना, ठीक है। और वो लेक्चर भी होंगे, डिसीजन मेकिंग का चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, एडिशनल टॉपिक नहीं होगा कोई, ठीक है। इसी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आप आसानी से अपनी सहूलत से आप अटेंड करके आ जाए। कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में लेक्चर घर से मिल जाएंगे, कुछ जब आएंगे तो हम क्लास में लाइव दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस अनाउंसमेंट के साथ जनाब आज का सेशन खत्म, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, डिस्कशन आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।